10th क्लास में हम आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन वाला जो पार्ट थे वो पढ़ रहे थे। उसका मतलब लास्ट में जो नीति आयोग था कंप्लीट हो चुका था एक तरह से वो, लेकिन एक नंबर के जो प्रश्न थे उसमें वो रह गए थे, वो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। तो देखिए वो प्रश्न ही है, लास्ट वाला जो प्रश्न है वो ही मैं आपको करवा रही हूँ और उसी को आपको करना है। उसके बाद में हम नया जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। प्रश्न देखिए क्या आता है। प्रश्न आता है नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र बताइए। तो प्रश्न आता है नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र बताइए, ये प्रश्न आएगा। मूल केंद्र बताइए, प्रश्न की शुरुआत इससे होगी। और हमें अब क्या करना है, नीति आयोग की स्थापना, यानी ये जो नीति आयोग को लेकर प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र कितने हैं। तो नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र 2 है। इसमें सबसे पहला आता है टीम इंडिया हब। पहला जो केंद्र है वो है टीम इंडिया हब। अब देखिए ये टीम इंडिया हब क्या है, यानी नीति आयोग की स्थापना के मूल में कितने केंद्र हैं। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र हैं, इनको लेकर प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पहला है टीम इंडिया हब। अब देखिए ये टीम इंडिया हब जो है वो क्या है। तो टीम इंडिया हब का मतलब होता है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ शामिल करने का कार्य करता है। यानी टीम इंडिया हब जो है वो राज्य सरकारों को, टीम इंडिया हब राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का, शामिल करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। तो ये किसका कार्य है, ये कार्य है टीम इंडिया हब का। देखिए नीति आयोग की स्थापना के जो मूल केंद्र है इनमें पहला टीम इंडिया हब है। तो उसका मुख्य कार्य है राज्य सरकारों को किसके साथ शामिल करना, केंद्र सरकारों के साथ, ताकि वो क्या करे, मिलकर कार्य कर सके। और जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है नवाचार हब, ज्ञान और नवाचार हब। जो दूसरा प्रश्न आएगा वो आएगा ज्ञान और नवाचार हब। तो यही जो दोनों प्रश्न है, और यही कभी कभी क्या किए जाते हैं, इनके खाली नाम पूछे जाते हैं कि नीति आयोग की स्थापना के जो मूल केंद्र है उनको बताइए। तो नीति आयोग की स्थापना की जो मूल केंद्र है वो 2 है, ज्ञान और नवाचार हब और टीम इंडिया हब। खाली इनके नाम आते हैं और कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि टीम इंडिया हब का कार्य क्या है। तो ज्ञान और नवाचार हब देखिए क्या है, नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत बनाता है। यह है नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत बनाता है। थिंक टैंक क्षमताओं को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो ये दोनों ही आपको प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न और आ सकता है। प्रश्न क्या आ सकता है कि ये थिंक टैंक क्या है, तो देखिए थिंक टैंक क्या है, भारत सरकार के लिए योजना जो आयोग है वो थिंक टैंक है। इसमें सुधार एजेंडे के तहत योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। यानी ये जो थिंक टैंक है ये क्या है, थिंक टैंक, ये योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग की स्थापना की गई है वो क्या है, वो थिंक टैंक है। और ज्ञान और नवाचार हब जो है वो क्या करता है, यह जो नीति आयोग की योजनाएं हैं इनको क्या करता है, मजबूत बनाता है। नीति आयोग की जो कार्यान्वित योजना है जिनको संचालित किया जाना है उनको क्या करता है, ये मजबूत बनाता है।
ये नीति आयोग को लेकर दो प्रकार के क्वेश्चन है, ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक ये जो पार्ट था 14वां लेसन ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक तो अब की बार जो इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं इस साल, एक तो आपको वो बताती हूँ कि कौन से प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो देखिए, एक तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो प्रश्न था वो कौन था, नियोजन वाला, कि नियोजन की परिभाषा बताइए, एक तो ये था। एक दूसरा प्रश्न था वित्त आयोग वाला, सॉरी वित्त वर्ष वाला, कि वित्त वर्ष की अवधि कितनी है या वित्त वर्ष क्या है, ये दूसरा प्रश्न था। और इसमें जो तीसरा प्रश्न था इसमें था कि भारत में जो वर्तमान राष्ट्रीय आय की जो गणना थी या अनुमान किसके द्वारा लगाए गए थे। तो देखिए तीनों प्रश्न में लिखती हूँ, तीनों प्रश्न ही बीच में से निकाले गए थे। सबसे पहले प्रश्न ये था नियोजन की परिभाषा बताइए। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, अब की बार जो 10th बोर्ड में प्रश्न आए थे वो इस पाठ में से कौन से आए थे उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्न एक तो आया था कि नियोजन क्या है, तो ये तो हमने कर लिया था, बीच में से आया था, अभ्यास प्रश्नों में नहीं है। दूसरा क्या आया था, वित्त वर्ष क्या है, दूसरा प्रश्न ये आया था वित्त वर्ष क्या है। और तीसरा जो प्रश्न आया था वो था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा कब लगाया गया, नहीं था, किसके द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया। ये तीन प्रश्न जो है वो यहाँ इस पाठ में से, यानी 14वां जो चैप्टर था उसमें से अब की बार ये तीनों प्रकार के प्रश्न आए थे, 3 नंबर ये। तो देखिए अभी तो अपने पास जो पीछे वाला ब्लू प्रिंट है उसी के आधार पर मैं आपको बता सकती हूँ। आगे अगर किसी प्रकार का ब्लू प्रिंट में परिवर्तन होता है तो हो सकता है कि इसमें से बड़े क्वेश्चन निकल जाए, यानी इसमें भी 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन निकलने की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि आगे किसी प्रकार का भी परिवर्तन किया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो हमें सारी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपको जो भी प्रश्न उत्तर करवाए हैं, मेरा जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आपको जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स आ जाए वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आपको मैं जो पार्ट बता रही हूँ वो लास्ट पार्ट है, मतलब जिसका 18वां जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो पीछे एनसीईआरटी का सिलेबस था उसमें भी ये शामिल था, अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले में भी ये है, और इसके द्वारा अभी आगे अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो ये पार्ट जो है वो लगभग आता ही है, उपभोक्ता अधिकार वाला। तो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। पाठ का नाम लेते हैं उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता व सूचना का अधिकार, ये पाठ है अपना, पूरा पाठ ये है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। देखिए अगर हम पाठ के इस शीर्षक की बात करते हैं, पाठ के शीर्षक की बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि इसमें 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला उपभोक्ता दिया हुआ है, दूसरा विधिक जागरूकता दिया हुआ है, तीसरा सूचना का अधिकार दिया हुआ है। यानी हमें 3 टॉपिक क्लियर करने हैं, तीनों टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा विषय है ये। तो अब सबसे पहले हम इसको लेते हैं, उपभोक्ता को लेते हैं, यानी हमें उपभोक्ता क्या है इसको सबसे पहले क्लियर करना होगा। ये बिंदु हम सॉल्व करते हैं। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ है वैसे वैसे मानव ने बहुत सारी वस्तुओं का भी विकास किया है, और वस्तुओं के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है, यानी नित्य नई खोज हुई है, मनुष्य की नित्य नई आवश्यकताएं बढ़ी है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने और ज्यादा आविष्कार किए, और ज्यादा
आवश्यकताओं की जरूरत पड़ी और ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ी। तो पहले जब यहाँ पर यानी जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करता था? तो उस समय क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये मैं आपको सिर्फ उपभोक्ता से पहले जो भूमिका है वो क्लियर कर रहे हैं अपन लोग, इसमें से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए वस्तु यानी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राचीन काल से ही वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से करता आ रहा है। तो जब मुद्रा का विकास नहीं था तब भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था? वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी और ली जाती थी, यानी मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके बाद में अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो देखिए सोने के, चांदी के, तांबे के, लोहे के, इनके सिक्के बने और इन सिक्कों को क्या किया गया? मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया, वस्तुओं के रूप में, मतलब लेन देन में इनको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे किसका आविष्कार हुआ? मुद्रा का। और वर्तमान में हम जो भारतीय मुद्रा देखते हैं वो क्या है? रुपये या सिक्के, जिसको बोलते हैं करेंसी। ठीक है, तो कहने की बात है, टॉपिक क्या कह रहा है अपना टॉपिक, कि हमने जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, मानव सभ्यता बढ़ी है, वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी है। अब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी है तो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, बढ़ा है। मनुष्य ने हर प्रकार से, हर तरह से, हर समय में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया है। और पहले जब वस्तु मुद्रा प्रणाली प्रचलित नहीं थी तो वस्तु के बदले वस्तु दी ली जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो देखिए जो वस्तुओं का उपभोग करता है या जो सेवाओं का उपभोग करता है वो कौन होता है? तो वो होता है उपभोक्ता। तो अब हम देखते हैं क्या? उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? तो उपभोक्ता उप प्लस भोक्ता से बनकर बनता है, उपभोक्ता। और इसका मतलब क्या होता है उपभोक्ता का? कि प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति, प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। यानी प्राप्त करके, किसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं फिर उसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो वो कौन होता है? वो होता है उपभोक्ता। एक तो हम उपभोक्ता को इसके बारे में जानते हैं। एक उपभोक्ता की देखिए परिभाषा, अगर हम परिभाषा के रूप में इसको बांधे, इसकी परिभाषा दे, तो परिभाषा क्या होगी कि जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है, जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है एवं उपभोग करता है, क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। अब मैं आपको इसमें ब्लूप्रिंट वाला थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसमें देखिए अभी तक जो ब्लूप्रिंट है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का। अभी तक जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 4 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसका मतलब बड़ा प्रश्न आएगा, छोटे प्रश्नों की संभावना नहीं है इसमें। तो इसमें छोटे प्रश्न नहीं आएंगे तो हमें बड़े प्रश्नों को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो उपभोक्ता की डेफिनेशन अपने पास क्या आती है, परिभाषा अपने पास क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति होता है वो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करता है और फिर उसका क्या करता है? उपभोग करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। तो इस तरह से उपभोक्ता की परिभाषा अपने पास आ गई है। अब हम देखते हैं
कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एक कानून बना था, अधिनियम का मतलब कानून बना था, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और ये कब बना था? ये बना था 24 दिसंबर 1986 को। बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये। 24 दिसंबर 1986 को क्या बना था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये एक कानून बना था। और किनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना था? ये उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून है, जिसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की, उनके लिए अधिकार सुनिश्चित किए और उसको शोषण से बचाया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया एक कानून, एक अधिनियम। और इसके अंतर्गत यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता, 4 नंबर में आपसे 4 लाइनें भी पूछी जा सकती है। ऐसी बात नहीं होती कि 4 नंबर के क्वेश्चनों में कोई एक पेज का प्रश्न पूछे, 4 लाइनें भी आपको 4 नंबर में पूछने की संभावना बनती है और पूछी भी गई है। तो देखिए 24 दिसंबर 1986 के अनुसार, यानी 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता कौन है, ये प्रश्न बनता है आपका। ये प्रश्न आपको डालना है, उपभोक्ता कौन है, कौन है, ये प्रश्न बनेगा। तो 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था, यानी कानून बना था, उसके अनुसार उपभोक्ता कौन है। तो देखिए उसके अनुसार उपभोक्ता की क्या परिभाषा दी गई है। पहला हम देखते हैं, किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल का मतलब क्या होता है? मूल्य, कीमत, मूल्य का भुगतान कर दिया हो, अथवा करने का वचन दिया हो। ये देखिए उपभोक्ता की 1986 के अनुसार उपभोक्ता की पहली हम परिभाषा कह सकते हैं इसको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, हम इस प्रश्न को निकाल रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार के उपभोक्ता बताए हैं। देखिए कोई वस्तु है या कोई सेवा है, ठीक है, उसके मूल्य का भुगतान कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल मानती हूँ मुझे बाजार से 1 किलो चीनी लेनी है, ठीक है, तो वो चीनी क्या हो गई? वस्तु हो गई, या मेरे लिए कोई सेवा हो गई, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक में आती है तो सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, इसलिए उसे सेवा भी कहा जाता है। अब अगर वो 1 किलो चीनी में लेती हूँ दुकानदार से और उसका मूल्य में प्रतिफल यानी उसका मूल्य अदा कर देती हूँ, दे देती हूँ, या फिर मैं उसे कह देती हूँ कि मैं आपको इसका मूल्य दे दूंगी, यानी वचन दे देती हूँ। देखिए ना कि या तो मैंने भुगतान कर दिया 1 किलो चीनी का जितना भी मूल्य है, अथवा मैं उसे ये वचन देती हूँ कि मैं आपका अगले दिन 2 घंटे बाद 5 घंटे बाद मैं इसका भुगतान कर दूंगी। तो मैं कौन हूँ? जिसने चीनी को लिया है, तो मैं कौन हूँ? किसी वस्तु या सेवा को मैंने रुपए देकर, मूल्य देकर प्राप्त किया है, अब मैं उसका उपभोग करूंगी, उस चीनी की चाय बना लूंगी, कुछ भी बना लूंगी उसके लिए, तो उसका मैं क्या करूंगी? उपभोग करूंगी। तो मैं कौन हूँ? तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार मैं उपभोक्ता हूँ। इस तरह कोई भी व्यक्ति जो वस्तु या सेवा
का मूल्य देता है और उसके बदले उस वस्तु को उपभोग करता है, वो कौन होता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। तो पहली ये। आगे आने वाली कक्षाओं में हम इसके अगले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।